नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर एनएसएस के बारे में क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन था। तो एनएसएस के बारे में आपको उसकी कॉजेज बताने थे, डायग्नोसिस करना था और मैनेजमेंट आपको बताना था आप कैसे एनएसएस को डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉजेज में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बताना था कि एनर्जी की डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी से कैसे एनएसएस होता है। मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में आपको बात करनी थी। बॉडी कंडीशन के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी यहाँ पर कि बॉडी कंडीशन, पुअर बॉडी कंडीशन कैसे अफेक्ट करती है एनएसएस को। लैक्टेशन और लैक्टेशन का क्या इफेक्ट होता है, लैक्टेशनल एनएसएस क्या होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जो आपके फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट बनते हैं उसके कारण कैसे एनएसएस होता है, तो ये आप बता सकते थे यहाँ पर। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कारण कैसे एनएसएस होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपका हीट, स्ट्रेस, फोटो पीरियड, ये भी कैसे आपका एनएसएस कॉज करता है। यूट्राइन इन्फेक्शन जैसे कि मेटाइटिस अगर आपका होता है तो कैसे वहाँ पर एनएसएस होता है। अदर फैक्टर्स जैसे कि एज, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स आपके कैसे अफेक्ट करते हैं एनएसएस को। और डायग्नोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो डायग्नोसिस आपका हिस्ट्री के बेसिस पे होगा, हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से वो अगर वो माउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उसका वेजाइनल म्यूकस की स्टडी आप कर सकते हैं। और रेक्टल पल्पेशन आपको ऑब्वियसली करना चाहिए, उसमें जो यूट्रस है उसका क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पर जो ओवरियन स्ट्रक्चर से किस तरीके से विजिबिलिटी आ रही है। यूएसजी अगर आप करेंगे तो आपको फॉलिकल्स जो है नहीं दिखेंगे वहाँ पर, और कॉर्पोरा लूटी आपको वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर दिखेगा। हार्मोनल एनालिसिस आप कर सकते हैं। हार्मोन्स का आपको पता है कि एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको एस्ट्राडाल, लुटनाइजिंग हार्मोन जो है इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। इनके जो लेवल से आपको इंडिकेट करेंगे कि एनएसएस हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस तरीके से आपको टोटली यहाँ पर बीसीएस वगैरह भी आप कर सकते हैं। बॉडी कंडीशन स्कोर के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि एनएसएस हुआ है कि नहीं हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ एनएसएस में आपको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आप डाल सकते हैं कि अच्छा उसको खाना दिया जाए। हार्मोनल थेरेपीज़ में पीजीएफ 12 GnRH आप रिकमेंड कर सकते हैं। और जो प्रोटोकॉल्स आपके चलते हैं ओसिंग प्रोटोकॉल वगैरह ये भी आप डाल सकते हैं इसमें। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपकी जो वीनिंग आप करवा सकते हैं, अर्ली वीनिंग, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते थे। ट्रीटमेंट अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो यूट्राइन इन्फेक्शन से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के थ्रू आप उसका। और जेनेटिक सिलेक्शन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका एनएसएस नहीं होगा। और जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनको एनएसएस है उनकी आप कलिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पॉइंट था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको लिखना था कि भैया इसके स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर करना होता है। और ये जो है आपका यहाँ पर इसके बाद होगा क्लोनिंग वेक्टर सिलेक्शन, फिर वेक्टर मॉडिफिकेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन, और फिर सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, एंड जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, और प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपको पूरा डिस्क्राइब करना था। ये अपना माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उससे काफ़ी बढ़िया एक यहाँ पर आप बोल सकते हैं माइक्रो और जेनेटिक्स दोनों का ये एक तरीके से टॉपिक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ के जाना था कि जितनी भी स्टेप्स है जो मैंने बताई यहाँ पर वो आपको लिख के आना था। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस पे आप थोड़ा डिस्कशन कर सकते थे कि किस तरीके से इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं, तो ये भी आप डिस्कस कर सकते थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, एक्सप्लेन द सिस्टम्स ऑफ इनब्रीडिंग एंड राइट द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। तो इनब्रीडिंग के बारे में अपन से क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है। तो सिस्टम्स के बारे में आपको बता दूं कि ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होता है यहाँ पर, और जो मॉडरेट इनब्रीडिंग होती है तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था यहाँ पर। और अवॉइडिंग द इनब्रीडिंग, आपको यहाँ पर पता है कि भाई जो इनब्रीडिंग होती है उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। और मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इनब्रीडिंग में भी काफ़ी सारे आपके जो यहाँ पर मेथड्स आते हैं। फार्मूला वगैरह आप लिख के आ सकते थे, अपना जो फार्मूला होता है जो अपन जो एजीबी में पढ़ते हैं कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से आपको 1/2 n+m, तो इस तरीके से आपको ये पूरा फार्मूला लिख के आना था। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि होमोजाइगोसिटी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे कि कैसे होमोजाइगोसिटी के कारण भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉज होता है। और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप इनब्रीडिंग का यहाँ पर डिस्कशन कर सकते थे थोड़ा। मॉलिकुलर बेस्ड मेथड जो होती है, और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के बारे में आप ये भी लिख सकते थे कि भाई जो जेनेटिक आर्किटेक्चर है वो आपका बेसिकली मैटर करता है यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के रेगुलेशन में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा लिख के आना था, बिकॉज ये मुझे पता है कि ये टॉपिक जो है हम ज़्यादा पढ़ के नहीं जाते, हमें जनरली फॉर्मूला पता होता है और थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती है, बट आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो क्लासीफाई द प्लेसेंटा बेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉनिक विलाई एंड मैटरनल
फीटल बैरियर विद एग्जाम्पल। तो ये जो है प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली ये है कि भाई डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा और कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा, डिस्कॉर्डल प्लेसेंटा, जो हम पढ़ते हैं यूजी के क्लासेस में भी, और उनके एग्जांपल्स आपको लिख के आने थे कि भाई ह्यूमंस में कौन सा है, कैटल में कौन सा है, डॉग में कौन सा है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है एपिथीलियोकोरियल और सिंडेस्मोकोरियल। तो आपको ये सब लिख के आना था, एपिथीलियोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, होमोकोरियल। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए था कि किस में कौन सा वाला प्लेसेंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोवाइन लिवर। तो बोवाइन लिवर जो है उसमें क्या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। तो ये जो है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बतानी थी कि हेपेटोसाइट दिखेगा, वहाँ पर हेपेटिक लोब्यूल दिखेंगे आपको। आप एक डायग्राम भी बना सकते थे जिसमें साइनोसाइट दिख रहा है, हेपेटिक लोब्यूल्स दिख रहे हैं, हेपेटोसाइट्स दिख रहे हैं आपके। ठीक है, और किस तरीके से वहाँ पर कफर सेल्स होते हैं और ये जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। बाइल डक्ट आपको दिखता है वहाँ पर। ठीक है, पेरीपोर्टल एरिया दिखता है आपको वहाँ पर, जोनेशन दिखता है, अलग अलग जोन्स बने हुए होते हैं, सेंट्रल वेन दिखती है, पोर्टल ट्रायड दिखता है। तो ये आपको यहाँ पर टोटली डिस्क्राइब करना था कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है विजिबल होते हैं अपने जो बोवाइन लिवर है उसमें। तो एनाटमी से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था हिस्टोलॉजी पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो एक्सप्लेन द जनरल मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हेलमेटिक्स। तो फार्मा से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो इसका जो बेसिकली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका यहाँ पर पूछा था। तो यहाँ पर आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में ये एसिटाइल कोलिन के साथ एगोनिस्ट जैसे काम करता है, और इसके आपको एग्जांपल लिखने थे निकोटिन एंड लिवामिजोल। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रप्शन ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी ये करता है, जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है उसमें भी ये इंटरफेयर करता है, और उसके थ्रू जो आपको एग्जांपल निकल के आता है क्लोसेंटल। तो आपको ये भी लिख के आना था। और इनिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी, इनिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस एज अ उसमें भी ये काम करता है एंटी हेलमेटिक्स। इसका जो एग्जांपल्स है वो ऑक्सीक्लोनाजाइड है। और माइक्रोट्यूबुलर फंक्शंस में भी ये जो है इंटरफेयर करता है, बेंजीमिडॉल से इसके एग्जांपल्स हैं। और क्यूटिकल एंड टेग्यूमेंट में भी ये रिसेप्शन करता है, तो इसका जो एग्जांपल था मोरेंटल। तो इस तरीके से आपको, और जो टोटली आपको अलग अलग मैकेनिज्म से या लिख के आने थे यहाँ पर। तो आई होप सो कि आपने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राइट अबाउट द क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट द फाइंडिंग्स एंड थेरेपेटिक मैनेजमेंट ऑफ द पेरीपार्चुरेंट पैरासिस इन द कैटल। सॉरी, पेरीपार्चुरेंट नहीं, पार्चुरेंट पैरासिस इन द कैटल। सो आपको पता है कि भाई ये क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक टेस्ट क्या होता है। बेसिकली ये न्यूट्रिशनली एंड मेटाबॉलिक स्टेटस ऑफ द एनिमल के लिए करा जाता है, जहाँ पर कि टोटली एक जो डिस्कशन होता है कि भाई जो एनिमल है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है और मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पर क्या क्या दिखते हैं, तो आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज, नीफा, BHB ये सब लिख के आना था। मिनरल में आपको कैल्शियम फॉस्फोरस का आप एस्टिमेशन करेंगे। प्रोटीन में आप यूरिया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन का एस्टिमेशन करेंगे। लिवर प्रोटीन में आप AST करेंगे, GGT करेंगे। तो ये सारे आप टेस्ट करते हैं क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक टेस्ट में। और इसके बारे में आप और डिस्कशन कर सकते थे, काफ़ी डिटेल में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो क्रॉम्पटन मेटाबॉलिक टेस्ट होता है उसके बारे में। इसके बाद जो मिल्क फीवर है कैटल में, उसके बारे में आपको एटियोलॉजी वगैरह लिख के आनी थी कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज क्या क्या होते हैं और फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं। और उसका मैनेजमेंट के लिए आपको पता ही है कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आप दे सकते हैं, उसका डोज रेट वगैरह क्या होता है ये सब आपको लिख के आना था। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप दे सकते हैं। और डीकैड मैनेजमेंट आपको यहाँ पर डीकैड का मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। डायट्री कैटायन एनायन डिफरेंस के बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन करना था। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटली लिखना था। और कैल्शियम का लेवल कितना होता है नॉर्मली, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं, तो ब्लॉट के बारे में क्वेश्चन था कि भाई पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लॉट और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ब्लॉट कितने तरीके का होता है, ब्लॉट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रॉदी ब्लॉट क्या होता है, ठीक है, और फ्री ग्लास ब्लॉट क्या होता है, प्राइमरी ब्लॉट, सेकेंडरी ब्लॉट क्या होता है, ये आपको थोड़ा डिस्कशन करना था यहाँ पर। इसके अलावा क्या क्या इसके कॉजिंग फैक्टर्स है, ब्लॉट क्यों होता है, एनिमल फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, डाइटरी फैक्टर के कारण हो सकता है, अगर आप ज़्यादा फर्मेंटेबल डाइट लेंगे तो आपको ब्लॉट हो सकता है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। पैथोफिजियोलॉजी में आपको थोड़ा सा बताना था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है वहाँ पर, जो सरफेस टेंशन चेंज होता है, तो ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। सैपोनिन और पैक्टिन किस तरीके से रोल करते हैं वहाँ पर, फोम का फॉर्मेशन होता है, ये सब आपको बताना था वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको बताना था। डायग्नोसिस में आपको बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे, और बिकॉज वहाँ पर डिस्टेंशन हो जाएगा ह्यूमन का। इसके अलावा परकशन कर सकते हैं लेफ्ट फ्लैंक का। इसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ पीएच वगैरह, वोलेटाइल फैटी एसिड का आपका यहाँ पर लैब एनालिसिस कर सकते हैं VFA का, और ब्लड एनालिसिस भी आप कर सकते हैं।
जिसमें कि आप इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉट में आप बोल सकते हैं कि भाई जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं है, बट ह्यूमैनोटॉमी आप बोल सकते हैं कि आप एक तरीके से वो रिकमेंड कर सकते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट जैसे कि पोलेक्सोलिन और मिनरल ऑयल्स भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज वो सरफेस टेंशन के साथ वहाँ पर काम करेंगे। और सपोर्टिव केयर भी आपको देना है, ऑक्सीजन थेरेपी आप दे सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो हो रहा है उसमें थोड़ी कमी हो, और फ्लूइड थेरेपी आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना था कि लेग्यूम रिच फॉरेजेस भी अगर आप देंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो एनलिस्ट द ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीजेस। तो ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीजेस के बारे में आपसे पूछा था, और रेबीज़ के बारे में खास करके आपको यहाँ पर पूछा था कि उसका प्रिवेंशन क्या है। तो आपको इस तरीके से लिखना था एंथ्रेक्स, ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सारी की सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज है। इसके बारे में आपको पूरा लिखना था। रिफ्ट वैली फीवर हो गया आपका, जियार्डिसिस हो गया, पिस्टेकोसिस हो गया, BAC हो गया अपना, है ना, एरिसेफेलॉइड, टेलोरीमिया, प्लेग, ट्राइकेनियास एंड जिस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर लिस्ट लिखनी थी, 10-12 नाम एटलीस्ट आपको लिख के आने थे। तो ये जो अपनी लिस्ट थी ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज़ की, तो यहाँ पर मैं दिखाई रहा हूँ आप लोग को, सभी लोग को। इसके अलावा रेबीज़ का उन्होंने एटियोलॉजी पूछी थी, तो रेबीज़ जो है वो लाइजा वायरस से होता है, रेबिडो विरिडी फैमिली से होता है, ये आपको लिख के आना था। एपिडेमोलॉजी, कितने केसेस, 20 to 30,000 डेथ होती है एनुअली, तो ये भी आप लिख सकते थे। वैक्सीनेशन वगैरह इसका कैसे होता है, कंट्रोल, वैक्सीनेशन शेड्यूल आप लिख के आ सकते थे इसका। और इसमें आप ये भी लिख सकते थे कि भाई इसका जो जूनोटिक कॉजेज़ है, जूनोटिक इसका क्या इम्पैक्ट है, अपना सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। तो ये इस तरीके से आपको पूरा लिखना था यहाँ पर। और फिर आपसे पूछा था कि टोन्ड मिल्क और रिकम्बाइंड मिल्क का क्या बेसिकली प्रोसेस क्या होता है बनाने का। तो यहाँ पर ये LPT से क्वेश्चन था। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम, सबसे पहले टोन्ड मिल्क की अगर अपन बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द होल मिल्क, ये पहला प्रोसेस है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मिल्क, SNF कंटेंट निकालेंगे वहाँ पर, और इस तरीके से आपको टोटली होमोजेनाइजेशन होगा। और फिर होमोजेनाइजेशन के बाद आपको क्या करना है, पास्चुराइजेशन करना है, फिर पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो आपको इस तरीके से टोटल यहाँ पर डिस्क्राइब करना था। और रिकम्बाइंड मिल्क जो है उसके लिए आपको क्या करना था, तो रिकम्बाइंड मिल्क के लिए भी आपको सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिल्क सॉलिड, ये जो पहली स्टेप है। इसके बाद SNF कंटेंट जो है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है। इसके बाद आपको होमोजेनाइजेशन करना है, पास्चुराइजेशन करना है। और इसमें जो स्पेसिफिक डिटेल्स थी, जैसे कि क्या टेम्परेचर होगा, क्या होमोजेनाइजेशन पे कितना होमोजेनाइजेशन करेंगे, कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, और पास्चुराइजेशन की कौन सी मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको डिटेल में आपको लिखना था। और ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, पास्चुराइजेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मर जाएंगे, और पैकेजिंग वगैरह स्टोरेज में क्या क्या हम डिटेल्स रखते हैं, तो ये आपको डिटेल में लिखना था यहाँ पर। टोटली अपनी जो LPT की बुक है उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट थिंक सो मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। जस्ट वेट अ मिनट गाइज, मैं अभी ऑन करता हूँ उस कैमरा को। चलो हो जाओ भाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है कि राइट इन शॉर्ट अबाउट द मीट क्वालिटी पैरामीटर्स। तो मीट क्वालिटी आप कैसे जज करेंगे, तो अपीयरेंस और कलर पे जज करेंगे। कलर जो होता है उसका अलग अलग, मीट का अलग अलग कलर होता है, तो वो आपको डिस्कस करना था कि कौन से स्पीशीज़ का क्या कलर होता है, ठीक है। और ऑप्टिमल रेंज, पीएच से भी आप जज कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से आप जज कर सकते हैं, टेंडरनेस से आप जज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो दूसरी टेक्निक से, जैसे कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको लिख के आना था, ये है वार्नर ब्लेजर टेक्निक। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था, शेयर फोर्स जो है इस टेक्निक के बारे में। जूसीनेस अगर आप देखते हैं तो उससे भी आप जज कर सकते हैं, फ्लेवर और अरोमा से भी आप जज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको डिटेल्स यहाँ पर लिखनी थी। 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी ये हो रहा है ऑलमोस्ट। ये मैंने बता ही दिया आपको पूरा पेपर जो है। सो आई होप सो कि आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आने वाले टाइम में आप हमारे चैनल को ज़रूर देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं भी एक तरीके से आने वाले टाइम में आप सभी लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।